जुलाई का महीना है, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद में लगे होंगे। लेकिन इससे जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर देखें अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट। कोई गड़बड़ी मिले तो कैसे करें दूर, हम बताएंगे शो में। टैक्स फ्री इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना क्यों है जरूरी, ये भी बताएंगे आपको। और साथ में भी बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या है जीएसटी बचाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जुलाई का महीना है और हम लोग पिछले कई एपिसोड से आपको ये बताते जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दुविधा आए तो कैसे दूर करें, दुविधा क्या क्या आ सकती है, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज हम एक खास पहलू पर जोर देने वाले हैं, वो है AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को लेकर के। मुकेश पटेल जी, मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने एक शो में मुद्दा आया था कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई जानकारी दी जाती है तो उस जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसको सुधारने का उपाय भी रहना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए। आपने भी इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और AIS इसका एक रूप के तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे सब दर्शकों को एक ये गुरु मंत्र देना चाहूंगा, अगर AIS पर जो रहे अटेंशन तो दूर हो आयकर के सब टेंशन। क्योंकि जब आप ITR भरते हैं, आप कुछ चूक जाते हैं दिखाने में, तो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है। क्योंकि अब तो पूरा IT फॉर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के आधार से अब लक्ष्मण जी आयकर के नज़र से आपके कोई भी वित्तीय व्यवहार, आपकी कोई भी ऐसी आय जो आपकी आय पर आपको कर भरना चाहिए, वो उनसे छुपा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बारे में आयकर विभाग को क्या पता है। अगर आप इसकी जानकारी पक्की कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा AIS। और AIS जो है, अगर उसको हम एक बाइबल या गीता का एक बेस मान के आगे चलेंगे और ITR भरते समय उसको हम ख्याल में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे और कोई प्रश्न आम तौर से हमें फेस करने का सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अगर आप AIS पर देते हैं अटेंशन तो दूर होगा हर टेंशन इनकम टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपने सही कहा कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आई हुई है, कितनी आमदनी हुई है, ये सारा कुछ हम AIS में देख सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी आमदनी AIS ने दिखा दिया जो हमारी आमदनी हुई नहीं, या फिर किसी कोई तकनीकी दिक्कतें उसमें आ रही है, या फिर कुछ तरीका है। बिल्कुल, एक्चुअली यही मुद्दे को लेके जैसे हमने आवाज उठाई थी कि SFT ये 2 साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, अब पहले आपके 26 AS में दिखता था, आप देख सकते थे, मगर उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। सही जानकारी आपके लिए आवश्यक। तो AIS में ये एक बखूबी, उसकी एक लाक्षणिकता है कि आप उसको सुधार सकते हैं। इसका हम बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर समझाएं तो आपके E-फाइलिंग पोर्टल पर जो सर्विसेज है उसमें आप जाओगे तो वहां एक AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वो टिक करना है आपको। वो करेंगे तो एक अलग पोर्टल पर आपको ले जाएंगे और वहां आपको अपनी पूरी जानकारी, आपके क्या क्या टैक्सेस भरे हैं, आपके क्या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके सब के बारे में, माना आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सके। तो उसको आप टिक करिए, तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा
इंफॉर्मेशन इज करेक्ट तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं कि तो कुल मिला इसको के सुधारा ख्याल गया रखिएगा, है। एआईएस जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से मधुसूदन दवे जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे नमस्कार। हैं आप? आपको भी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर मैं नवंबर 21 में रिटायर हुआ हूँ बैंक ऑफ इंडिया से, अच्छा, और मेरे खाते में जो अर्न लीव थी उस पर मेरे को इनकेशमेंट मिला है करीब 9,31,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स के क्या देनदारी है ये मुझे जानना था। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरी जो जानकारी है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस चला था, उसके साथ ये भी एक टिप्पणी दी हाई कोर्ट की 9 की चली आ रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्पशन की, वो उसको रिव्यू करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को विचार करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी, इसमें मधुसूदन जी की बात है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहाँ जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है, वो लीव एनकैशमेंट के एग्जम्पशन के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जो भी लीव एनकैशमेंट की अमाउंट मिलती है वो संपूर्णतः विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो भाई साहब की जो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक कंप्लेंट है वो सही है कि 98 के बाद इसमें ये 3 लाख अभी करंट लिमिट है, उसमें 24 साल हो गए लक्ष्मण जी, कोई सुधार नहीं है। अच्छा, 24 साल के बाद भी ये 3 लाख की लिमिट चलने के कारण अब मधुसूदन जी को 9,20,000 मिले, उनमें से 3 लाख ही उनको एग्जाम गिने जाएंगे और बाकी पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हम जरूर आवाज उठाएं कि अगले बजट में इसमें एक वेलकम चेंज हो। चलिए चलते हैं अब चंडीगढ़, जहां से जीएस लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं कहाँ उलझन है आपकी? सर आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर शो। इवन बहुत-बहुत मुकेश धन्यवाद साहब सर। का मैं काफी बड़ा फैन हूँ सर। He has always, I never miss his show Thank you. because the information which he gives is tremendous useful, which many of CS doesn't know. I am a great fan of him. सर मेरा एक Thank इशू you. है जी, मैंने दीवान हाउसिंग DHFL के NCDs 100% सिक्योर्ड NCDs खरीदे थे 2018 में। कंपनी NCLT में डिसॉल्व हो गई, पिरामिल ग्रुप को बिक गई। उन्होंने कंपल्सरी खाली 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। NCDs हमारे उन्होंने ले लिए वापस। ठीक है। नाउ माय इशू इज दैट एम आई एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? बिल्कुल। हेलो लांबा जी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जरूर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश किया था उससे आपको बहुत कम रकम मिली है, 25% ही मिली है। तो ये 3 साल हो गए हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप अपने और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ भी कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जो नुकसान हुआ पूरी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन आप सेट ऑफ कर सकेंगे। और आपने हमारे शो और हमारे गेस्ट की तारीफ की, इसके लिए हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स फ्री इनकम को ITR में डिक्लेयर करना क्यों है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, दरअसल हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न की बातचीत कर रहे थे, तो मुझे बाद में ख्याल आया कि अक्सर हम लोग उसी इनकम को दिखाते हैं जिस पर मानते हैं कि इनकम टैक्स लगना है,
जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगना उस इनकम को क्यों दिखाया जाए। तो ये जो सोच है कितनी सही है ये? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये सोच गलत है। गलत है। अरे अगर आपको चिंता मुक्त रहना है तो आपकी जो कर मुक्त आय है उसे भी आप ठीक ठाक आईटीआर में दिखाइए, क्योंकि आईटीआर किसके लिए है? आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन करेक्ट दिखाने के लिए। और उसमें पूछा जाता है आपकी क्या टैक्सेबल इनकम है और क्या एग्जम्प्ट इनकम है। हमारे आईटीआर में एक शेड्यूल ईआई है एग्जम्प्ट इनकम का, उसमें ये दिखाना जरूरी है। आप कहें कि भाई मेरा पीपीएफ का इंटरेस्ट है, मेरे टैक्स फ्री बॉन्ड का इंटरेस्ट है, कोई कहे मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, कोई कहे मेरा एलआईसी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स है, उस पर मुझे टैक्स नहीं भरना है। इतना तो इतना, मान लीजिए आपको किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट दी है तो वो भी एग्जम्प्ट हो सकती है अगर वो 56(2) के वो दायरे में ठीक ठाक आती है। मान लीजिए ये सब एग्जम्प्ट इनकम आप दिखाते नहीं है तो क्या समस्या हो सकती है लक्ष्मण जी, कि जब आपको मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो या कोई एक्सपेंडिचर किया हो, उसके सोर्स के बारे में आपको पूछा जाता है इन फ्यूचर, आप कहेंगे कि मैंने यहाँ से स्पेंड किया, तो बोलेंगे कि भाई ये तो आपने दिखाया ही नहीं। तो उस टाइम पर आपको ये चैलेंज हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी कि जो आपने सोर्स ही नहीं दिखाया उस पर आप कैसे रिलाई कर रहे हैं। तो ये जो सोर्स ये शेड्यूल ईआई में भी आपको सब ठीक ठाक दिखाना चाहिए। अहम बात आपने कही, चूंकि अक्सर लोग यही मानते हैं कि जिस इनकम पर टैक्स लगना ही नहीं उस इनकम को क्यों दिखाया जाए, तो बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा अगर किसी ने इनकम नहीं दिखाया तो। और शेड्यूल भी बता दिया इन्होंने, शेड्यूल ईआई में दिखाई और चिंता मुक्त रही ताकि बाद में किसी भी तरह कोई झंझट ना रहे। तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए हमारे पास इस बीच फोन कॉल आ रहे हैं, पुणे से चलते हैं जहां से जय सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश पटेल सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा 2020-21 में 3,60,000 का। अच्छा। वो प्लॉट मैंने 21-22 में बेचा 10 लाख का, तो प्रॉफिट हुआ। अब मैंने 21-22 में एक और दूसरा प्लॉट खरीदा दूसरी सिटी में, तो जो टैक्सेस और जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का हमें बेनिफिट मिलेगा ईटीसी में या नहीं मिलेगा? अच्छा भाई साहब, ये दो अलग चीजें हैं, समझिए। ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो तो अपनी जगह पे है, उस पर आपको टैक्स भरना ही भरना है, क्योंकि उसके सामने आपको चैप्टर 6A के कोई डिडक्शन नहीं मिलते, माना 80 फैमिली के। अब ये जो आपने नया प्लॉट खरीदा है उसमें जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है वो 80C के तहत आपके अन्य इन्वेस्टमेंट्स और एलिजिबल एलोकेशंस के साथ उसके लिए आप डिडक्शन मांग सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो ये 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये डिडक्शन यू कैन क्लेम ओनली अगेंस्ट योर रेगुलर इनकम, माना सैलरी या अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी के सामने। कैपिटल गेन्स के सामने जहां कंसेशनल रेट लगते हैं उस पर आपको ये चैप्टर 6A का 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ख्याल में रखें। चलते हैं फरीदाबाद जहां से योगेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर ये हरियाणा विकास प्राधिकरण में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज किया 60 लाख का। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर टीडीएस कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? नहीं, मैं समझ सकता हूं, आप शायद सोच रहे होंगे कि हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी तो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसमें से हम कैसे टैक्स काटें। पर आपको तो आयकर कानून के नियम के आधार से जाना है, और ये जो सेक्शन 194IA है जिसके तहत आपको 1% का टीडीएस करना है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन ऐसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या अथॉरिटी के लिए नहीं है। माना हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी हो, अगर 50 लाख रुपये से ज़्यादा
आप प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हैं तो 1% का TDS काटना आपके लिए अनिवार्य है। ये मत सोचिए कि ये सरकारी अथॉरिटी है तो यहाँ पे TDS काटना जरूरी है कि नहीं, लेकिन ये अनिवार्य है, जरूर इसका पालन करें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या है GST बचाने का तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 2-3 महीनों में वो क्या प्रोवोकेशन है कि अचानक से इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग होने लगी। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का, या मामले में गंभीरता है और उसकी जांच होने देना चाहिए। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सर मैंने खरीदा 303 में 6000 इक्विटी है सर मेरे पास। निकलना चाहिए और नीचे में उसको वापस 180-90 के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। ये तो स्ट्रक्चर है, बाइंग मोड पर है। हम अपसाइड मुझे 490 की जोन से वहां तक नजर आते हैं। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो कृपा करके स्टॉप लॉस लगाएं। हम लोग रोज दिन भर यही बात सिखाते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं सिस्का LED, Light Years Ahead और IDFC First Bank, Always You First। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन जो हमने ली थी 125 की ट्रेजेक्टरी में, वो ट्रेड कर रही है लगभग 168 पे। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। 515 का टारगेट, 503 का स्टॉप लॉस इस समय आप लगाकर चले। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ 1130 के आसपास शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुकआउट करना चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था 4550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यही मैं बोल सकता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा। 8-9 हजार के बीच का रेट मिल जाना चाहिए। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। कैसा दिख रहा है एट द मोमेंट प्रॉपर्टी बाजार? प्राइसेस की बात करें तो टॉप 8 सिटीज में ओवरऑल 4% का ग्रोथ देखा है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर 3.5% के ऊपर की जब रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस में एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा निवेश है। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, एक ईमेल आया हैदराबाद से TN गुप्ता जी का। इनकी उम्र बता रहे हैं 83 ईयर्स है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन है। और इन्होंने जब NSS स्कीम चली थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, तो ये जो है इस पे इन्होंने अकाउंट खुलवाया था। उस वक्त पैसा भी डाला। अब स्कीम तो बंद हो गई लेकिन इन्होंने अपना अकाउंट बंद नहीं किया। अब उस अकाउंट में जो पैसा जमा था उस पर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या इस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा क्या? और इन्होंने 2-3 चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिक पूछा है कि टैक्स के लिहाज से बेहतर क्या होगा, पार्शियल विड्रॉ करना बेहतर होगा या फिर सेविंग इंटरेस्ट को सिर्फ विड्रॉ किया जाए या फिर दोनों को विड्रॉ कर दिया जाए। इनको जरा सुझाव दीजिए कैसे बेहतर होगा टैक्स बचाने के लिहाज से। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो गुप्ता जी हमारे एट द एज ऑफ 83 भी इतना सतर्क रह के ये सवाल पूछते हैं। आई थिंक वी शुड कॉम्प्लीमेंट हिम एंड सच व्यूअर्स ऑफ टैक्स गुरु। अब उनका जो सवाल है ये 1987 में जो स्कीम आई थी, नेशनल सेविंग स्कीम, जो NSS के नाम से प्रचलित है, तो ये NSS के प्रावधान ये थे, एक सेक्शन उसकी थी 80 CCA। उसमें प्रावधान ये था कि जब आप निवेश करते हो तो आपको पूरा डिडक्शन मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है हर साल एक्रू, वो भी
जब तक आप उसको ड्रॉ नहीं करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और एनएसएस अकाउंट से जब आप विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल के टाइम पे आपको पूरी अमाउंट माना निवेश और इंटरेस्ट के साथ जो भी विड्रॉ करते हैं उसको आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर से उसको टैक्सेबल गिना जाता है। और एक्चुअली इसको मॉनिटर करने के लिए एक 194E के तहत इसमें 20% का TDS भी कटता है, फिर आप अपने तरीके से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब गुप्ता जी के लिए सवाल का जवाब सबसे पहले ये है कि जब तक वो कुछ विड्रॉ नहीं करते हैं, नो टैक्स ऑन द एक्रूड इंटरेस्ट, जो इतने सालों से वो नहीं पे कर रहे हैं वही चालू रहेगा। और जब वो विड्रॉ करते हैं तब 20% TDS कटेगा। वो विड्रॉल की अमाउंट उनको इनकम के तौर से दिखानी होगी। अब इसमें प्रोविजन ये है कि अगर किसी के अवसान के बाद उसके लीगल एयर्स को मिलता है तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर आप अपने लाइफ टाइम में विड्रॉ करते हैं तो ये टैक्सेबल है, और जब जब विड्रॉ करते हैं तो टैक्स उस पर भरना पड़ता है। तो पार्शियल करना या पूरा करना या डेथ तक इंतजार करना, इसको ध्यान में रखते उनको प्लानिंग करना चाहिए। लक्ष्मण जी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर से हम कामना करेंगे कि TN गुप्ता जी को लंबी उम्र मिले, लंबी आयु मिले, और इससे पार्शियल विड्रॉ करिए, पैसे हैं खर्च करिए, एंजॉय करिए इस उम्र में। और जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने बताया कि आप इससे विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पार्शियल विड्रॉ करेंगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप पैसा नहीं निकालते हैं तब तक आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सवाल थे और जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। इस बीच कई सारे सवाल आ रहे हैं GST जुड़े हुए, तो अब बारी है GST जुड़े सवालों के जवाब देने की। चलते हैं बड़ौदा, जहां से अक्षय शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, इफ आई वांट टू परचेज अ 3 BHK फ्लैट इन बड़ोदरा, ठीक है, माय फ्रेंड told me that if I buy a flat that is completed, I will not have to pay any GST as compared to an under construction flat. Please advise. जिनका कहना यह है कि अगर कंप्लीट किया हुआ फ्लैट खरीदते हैं तो उस पर GST नहीं देना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदेंगे तो उस पर GST देना पड़ेगा, ऐसा इनको इनके मित्र ने बताया है। क्या यह सही है मुकेश जी? बिल्कुल, उनके मित्र ने उनको सही जानकारी दी है। और लक्ष्मण जी, हम भी हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जब आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो GST का ये नियम ख्याल में रखिए। जो आम तौर से जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं वहाँ 1% का GST लगता है, और जो अदर केसेस हो है उसमें 5% अगर रेरा के हिसाब से अप्रूव्ड है तो, या तो आपको उससे ज़्यादा भी टैक्स लग सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो। पर ये GST में सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि अगर प्रॉपर्टी का BU माना बिल्डिंग यूज परमिशन हो जाने के बाद आप उसको परचेज करते हैं तो उस पर कोई GST नहीं लगता है। लेकिन बुकिंग के टाइम से लेके आप प्रायर टू कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर अगर प्रॉपर्टी खरीद करते हैं तो आपको GST का भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको ऐसे सूरत में GST का भुगतान करना पड़ सकता है, और आपके मित्र ने जो सुझाव दिया तो बिल्कुल सही सुझाव दिया था। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बेहद आसान भाषा में, और ख़ास तौर से आपने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई जानकारी दी, बेहद जानकारी, अहम जानकारी, वो मुझे लगता है बहुत काम की है खासतौर से इस महीने में। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे GST जुड़ा हुआ सवाल हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।